नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में हम लेकर आते हैं दुनिया की बड़ी खबरें, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त दुनिया में। आज वर्ल्ड नाउ में जिन बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे वो होगी महामिलन की। एक ऐसा महामिलन जो तय कर सकता है दक्षिण पूर्व एशिया का भविष्य। मंच तैयार है, जगह है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और अवसर है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन का। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ साझेदारी या फिर व्यापार की नहीं बल्कि तनाव और तकरार की भी है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर बढ़ते विवाद से लेकर म्यांमार में जारी गृह युद्ध तक सवाल बढ़ा है। क्या इस सम्मेलन से लौटेगी क्षेत्रीय शांति की वो राह जो पिछले कुछ वर्षों में खो गई? इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस सम्मेलन के जरिए शांति के नए सूत्र तलाशने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस पहल को अपनी नोबेल शांति पुरस्कार की कोशिशों से जोड़कर देख रहे हैं। अब उनका दावा है कि उन्होंने अब तक 8 बार युद्ध रुकवाए और दुनिया के कल्याण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वहीं भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 47वें आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि की कुंजी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ है। तो आज बड़ा सवाल यही कि क्या आसियान समिट से लौटेगी शांति की बयान? क्या ट्रंप का नोबेल सपना इस मंच से साकार होगा और क्या भारत आसियान सहयोग से एशिया की नई दिशा तय होगी? वर्ल्ड नाउ में आज एक और बड़ी खबर की हम बात करेंगे, वो है व्हाइट हाउस की उस नई योजना की जिसने अमेरिकी राजनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया पर छेड़ दी है एक नई ट्रंप बनाम क्लिंटन जंग। दरअसल व्हाइट हाउस में $30 करोड़ की लागत से एक नया बॉलरूम बनाने की योजना सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस बॉलरूम की ईस्ट विंग यानी कि पूर्वी हिस्से को तोड़ा जाएगा और यहीं से शुरू हुई बहस और बवाल दोनों। एक तरफ इस प्रोजेक्ट के समर्थक कह रहे हैं कि भाई ये तो अमेरिकी परंपरा और आधुनिकता का संगम है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी तर्क देते हैं कि इतिहास को तोड़कर शान दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इसी बहस के बीच में अब मैदान में उतर आए हैं दो पुराने राजनीतिक परिवार ट्रंप बनाम क्लिंटन। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने चेल्सी क्लिंटन के बयान पर करारा पलटवार कर दिया। जहां पर चेल्सी ने इस योजना को सत्ता का दिखावा बताया तो वहीं ट्रंप जूनियर ने कहा कि क्लिंटन परिवार को ईमानदारी और पारदर्शिता पर बोलने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अमेरिका में शूट आउट की। अमेरिका से एक बार फिर से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आई। एक डिपार्टमेंट स्टोर में युवक ने गोली चलाकर एक शख्स की हत्या कर दी और उसके बाद में खुद को भी गोली मार ली। ये पूरी घटना वहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वही वर्ल्ड नाउ में बात अमेरिका के शटडाउन की भी हम करेंगे। जब अमेरिका में शटडाउन पूरे देश को हिला रहा है, सरकार के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, फेडरल कर्मचारियों की सैलरी पर सवाल है, लेकिन ट्रंप के कोई सीक्रेट दोस्त ने हल निकाला। यूएस आर्मी के लिए 1100 करोड़ का डोनेशन दे दिया है। जी हाँ, करेंगे इस पर चर्चा। अब एक एक करके विस्तार से वर्ल्ड नाउ की खबरें मैं आपको बताती हूँ। 58 साल पहले शुरू हुआ संगठन आज क्षेत्रीय सहयोग और विकास का प्रतीक बन चुका है, जो इसका नाम है आसियान। एशिया की एकता की बड़ी पहचान। आज आसियान ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है। भारत समेत कई बड़े देश इसके साथ में रणनीतिक साझेदारी रखते हैं। मलेशिया में आज से शुरू हुआ आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सबसे बड़ा मंच, जहां इस बार फोकस रहेगा समावेशन और स्थिरता पर। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने थाईलैंड की क्वीन मदर के निधन पर संवेदना प्रकट की और आसियान देशों के साथ में भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अपने आसियान परिवार से एक बार फिर मुझे मिलने का मौका मिला है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ में मजबूती से खड़ा रहा है। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं।
इस बार की शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो है इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी, यानी कि समावेशन और स्थिरता। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का ये बड़ा मंच व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति ऐसे तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा का केंद्र बना है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मलेशिया पहुंचे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन अब वो इस समिट में वर्चुअली जुड़ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कंबोडिया और थाईलैंड के साथ में बड़े आर्थिक समझौते करने जा रहा है। ट्रंप ने साफ किया है कि उनकी एशिया यात्रा का फोकस सिर्फ व्यापार और सहयोग रहेगा, कोई युद्ध नहीं रहने वाला है। आसियान समिट में इस बार जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे तमाम मुद्दे भी प्रमुख एजेंडे में हैं। इस बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रविवार को दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया। थाईलैंड और कंबोडिया ने सैन्य संघर्ष को खत्म करते हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस ऐतिहासिक समझौते की मध्यस्थता की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक मंदिर विवाद को लेकर बरसों से भीषण जंग चली आ रही थी। इसमें 48 लोगों की मौत हाल ही में हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। ट्रंप ने इस तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों को और एक साथ मंच पर लेकर आए और अब जंग की जगह शांति का दस्तावेज साइन हुआ। इससे पहले ट्रंप आज सुबह कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया और ये स्वागत बेहद खास था। तस्वीरें आप देखते चलिए। डोनाल्ड ट्रंप कुआलालंपुर जब पहुंचे तो इस दौरान एक रंगारंग प्रस्तुति के साथ में उनका वेलकम हुआ। रिसेप्शन के दौरान ट्रंप ने स्थानीय कलाकारों के साथ में डांस किया और वो तस्वीरें जमकर वायरल हो रही। देखिए, ये कुआलालंपुर की तस्वीर है। मलेशिया का जो वहाँ का फोक डांस है, वहाँ पर कलाकार उनका वेलकम करने के लिए पहुँचे थे। डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ में ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर उनके साथ थिरकते हुए नजर आए हैं और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये भी कहा शांति और साझेदारी का जश्न मनाने आए हैं। अपने आप में ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2017 के बाद ये पहला मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप आसियान सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आज वो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ में द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। अब आपको आसियान संगठन के बारे में जरा हम बता देते हैं कि आखिर ये आसियान क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल आसियान को जरा समझिए, आसियान क्या है। आसियान है एशिया, आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक बड़ा संघ। अब समझिए, अगर हम इस आसियान के बारे में बात करें कि आसियान ये बना कब, तो दरअसल ये संगठन बना 1967 में, जिसकी स्थापना हुई 1967 में। इसकी स्थापना के बाद में इसमें आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य था। इसके तहत ही इसकी समय समय पर बैठकें, समय समय पर मीटिंग्स होती रही हैं। मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, इन तमाम जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में एक सामंजस्यता बनी रहे। वही सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग, चाहे बात शिक्षा हो, पर्यटन हो या फिर संस्कृति में साझेदारी को भी बढ़ावा देने पर एक तरह से इस आसियान देशों की समिट में और इसके मुख्य उद्देश्य में भूमिका बड़ी रहती है। इतना ही नहीं बल्कि चाहे बात सुरक्षा हो, राजनीतिक सहयोग, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भी एक तरह से बड़ी प्रायोरिटी इस दौरान मानी जाती है। वहीं साझा समस्याओं का समाधान भी निकालना होता है, जैसे प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो, ऐसे अलग अलग समय पर जो सामाजिक या बड़े स्तर पर परेशानियां होती हैं उनका समाधान। प्रमुख सदस्य देश को समझिए, अगर 2025 तक इसमें इंडोनेशिया है आसियान में, इसमें मलेशिया इसमें शामिल है, थाईलैंड इसमें शामिल है, इसके अलावा इसमें फिलीपींस भी इसका साथी है, फिलीपींस के अलावा सिंगापुर इसका साथी है और ब्रुनेई इसका साथी है और इसके अलावा वियतनाम भी आसियान सदस्य है, लाओस भी वियतनाम सदस्य है, म्यांमार भी आसियान सदस्य है, कंबोडिया भी आसियान का सदस्य है। तिमोर और लेस्ते हाल ही में नया सदस्य जुड़ा है। भारत इसमें एक तरह से सपोर्टिव है और 11वां सदस्य बन चुका है तिमोर लेस्ते। कुआलालंपुर में आयोजित 47वें शिखर सम्मेलन में आसियान के तिमोर लेस्ते का संगठन जो है 11वें सदस्य घोषित किया गया है और ये 25 सालों के बाद में आसियान का पहला विस्तार है। तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री जनाना गुस्माओ ने कहा है कि ये उनके देश के लिए सपने के सच होने जैसा है। तिमोर लेस्ते ने 2011 में आसियान में शामिल होने के लिए बाकायदा आवेदन किया था।
आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों के चलते प्रक्रिया लंबी चली और अब ये छोटा द्वीपीय कहा जाए कि देश जो है वो इस क्षेत्रीय व्यापार, निवेश और शांति प्रयासों का हिस्सा बन चुका है। अब आसियान का महत्व भी मैं आपको बताती हूँ। आसियान का दरअसल महत्व होता है व्यापार और निवेश के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बनाए रखना, ये उसके आसियान का मुख्य महत्व है। कुआलालंपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई, शहर में हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आज इस कार्यक्रम की तैयारी में कई सड़कों और कई ट्रेन स्टेशंस को बंद भी कर दिया गया। ऊपर से ड्रोन और हेलीकॉप्टर लगातार उड़ते दिखाई दे रहे हैं सर्विलांस के लिए। ये तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखाते जाते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आज आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान सभी नेताओं से एकजुट रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब ऐसे समय में सदस्य देशों के बीच में एकता और सहयोग बनाए रखना बेहद जरूरी है। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यहां तक कहा कि संगठन की ताकत उसके लचीलेपन और साझा उद्देश्य में निहित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसियान को स्थिर नहीं रहना चाहिए, बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ही इसकी मजबूती का एक तरह से मूल मंत्र है। अब आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहुंचे हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि उनके साथ 3 दिनों में 30 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। रेड कार्पेट पर ट्रंप ने किस तरह से जमकर डांस किया है वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ट्रंप मलेशिया जाने वाले अब अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाए तो तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इसके पहले वो बराक ओबामा 2014 में पहुंचे थे और 2015 में भी उन्होंने दौरा किया था। सबसे पहले राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन 1966 में मलेशिया पहुंचे थे। आपको ये भी बताते चलें और उसके बाद में जब अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पहुंचे तो एक अलग तस्वीर नजर आई और जमकर वो थिरकते हुए भी नजर आए। आसियान समिट में लगभग 3000 मीडिया कर्मी शामिल हुए हैं। हालांकि समिट की सबसे अहम बैठकें बंद दरवाजों के पीछे ही आयोजित होती हैं। इस समिट में आसियान कम्युनिटी विजन 2025 के ब्लूप्रिंट्स की समीक्षा होगी और नया विजन 2045 अपनाया जाएगा। आसियान समिट आमतौर पर हर साल होती है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। इस बार के होस्ट मलेशिया की प्राथमिकताएं आसियान की केंद्रीय भूमिका मजबूत करना, देशों के बीच में विश्वास बढ़ाना, व्यापार निवेश बढ़ाना, विज्ञान तकनीक का फायदा उठाना है, डिजिटल बदलाव को अपनाना है, तो विकास के अंतर को कम करना भी है। इसके अलावा असमानता दूर करना, जीवन स्तर को सुधारना और जलवायु परिवर्तन से निपटना मुख्य उद्देश्य है। आसियान संगठन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे इलाके के साथ में भारत के हजारों साल पुराने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। आसियान के साथ भारत के संबंध किस रूप में रहे हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। अगर आसियान के साथ भारत के संबंध की बात करें तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के तौर पर आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक दोस्त है। 2022-23 में दोनों के बीच में 122 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो 2002 में सिर्फ 9 अरब डॉलर था। भारतीय कंपनियों ने आसियान देशों में सौर ऊर्जा खनन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश किया, सड़क और तकनीक की कनेक्टिविटी के लिए वर्क किया। भारत आसियान के साथ में सड़क, समुद्री रास्ते और डिजिटल कनेक्शन को लगातार बढ़ा रहा है, जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे और कलादान प्रोजेक्ट जो कि 2023 में शुरू हुआ, उससे व्यापार और आवाजाही आसान होगी। सिंगापुर और मलेशिया के साथ में भारत डिजिटल तकनीक जैसे सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है और ये कदम भारत को तकनीक और व्यापार में आगे लेकर जाएगी। सुरक्षा और रक्षा भी इसका बहुत अहम हिस्सा रहा है। आसियान के साथ में भारत की दोस्ती सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। भारत समुद्री सुरक्षा, समुद्री डाकुओं को रोकने और आपदा प्रबंधन में मदद कर रहा है। 2023 में भारत और आसियान ने मिलकर पहला समुद्री सैन्य अभ्यास किया। क्वाड जैसे संगठनों में भारत की सक्रियता ने इसे एक तरह से भरोसेमंद साझेदार बनाया। संस्कृति और दोस्ती के तौर पर समझिए, भारत और आसियान के बीच में पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े प्रोजेक्ट जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध कॉन्फेडरेशन, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ में रिश्ते मजबूत करते हैं और योग डिप्लोमेसी को बढ़ावा देते हैं। मलेशिया और सिंगापुर में रहने वाले भारतीय लोग भी इन रिश्तों को और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं। आसियान समिट में हिस्सा लेने के बाद में ट्रंप सोमवार को जापान पहुंचे।
यहाँ पर वो सोमवार को जापान पहुंचेंगे, जहां पर नए प्रधानमंत्री साने तकाइची से उनकी मुलाकात होगी। जापान के साथ में व्यापार और रक्षा खर्च पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि ट्रंप जापान से अमेरिकी बाजारों में पहुंच के बदले ज्यादा निवेश की एक तरह से डिमांड कर रही है। साने तकाइची ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर इसके पहले बातचीत की। इस दौरान दोनों ने जापान और अमेरिका की दोस्ती को और मजबूत करने का फैसला किया। तकाइची ने कहा कि वो ट्रंप के साथ में मिलकर अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। जापान के बाद ट्रंप दक्षिण कोरिया भी पहुंचेंगे, जहां पर वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि एपेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां पर उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होने वाली है। ट्रंप चीन एक व्यापार समझौता करना चाहते हैं ताकि व्यापार युद्ध खत्म हो सके। इस समझौते में अमेरिकी सोयाबीन की खरीद, दुर्लभ मिट्टी के खनिजों पर प्रतिबंध हटाना और फेंटेनिल जैसी दवाइयों के कच्चे माल पर नियंत्रण शामिल होगा। अमेरिका ने दरअसल फरवरी 2025 में 10% टैरिफ लगाया था, जो अप्रैल तक 145 हो गया चीन पर। ट्रंप को ये लगता है कि ये जो डील है ये उनकी महान डील मेकर की छवि को और भी ज्यादा मजबूत कर देगी। ट्रंप मलेशिया पहुंचे हैं। ट्रंप के मलेशिया पहुंचने से पहले अमेरिका और चीन के बड़े अधिकारियों ने शनिवार को कुआलालंपुर में एक ट्रेड वार्ता भी की है। दुनिया के दो सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में ट्रेड वॉर रोकने और अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात कराने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कुआलालंपुर से निकलता ये संदेश साफ है कि आसियान का मंच अब सिर्फ संवाद का नहीं बल्कि समाधान का भी केंद्र बनता जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी की तरफ। अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप और क्लिंटन परिवार आमने सामने आ गए हैं। व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग को तोड़कर नया बॉलरूम बनाने की योजना शुरू हुई। बहस सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक में बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने चेल्सी क्लिंटन के बयान पर करारा पलटवार किया। अब व्हाइट हाउस में 30 करोड़ डॉलर की लागत से नया बॉलरूम बनाने की योजना चल रही है, जिसने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की कुछ लोग आलोचना करते हैं तो कुछ लोग समर्थन करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की बेटी चेल्सी क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब मैं 12 साल की थी तब व्हाइट हाउस मेरा घर बन चुका था, लेकिन मैं हमेशा जानती थी कि ये तो जनता का घर है, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं। चेल्सी ने कहा कि व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग को ध्वस्त करना न सिर्फ अमेरिकी विरासत पर हमला है बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। अब जैसे ही इस पर ये पूरी प्रतिक्रिया आई, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस में बुलडोजर चलवाया और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि बुलडोजर ने अपना काम पूरा कर दिया। ये बुलडोजर चलते हुए उसी ईस्ट विंग की तस्वीर, और ये जो तस्वीर है ये तस्वीर बेसिकली है व्हाइट हाउस की। चारों तरफ मलबा नजर आता है। मलबे को ले जाती हुई गाड़ियां भी कैमरे में कैद हो रही हैं। ट्रंप को अपना विशाल नया 300 बिलियन डॉलर का बॉलरूम दरअसल बनाना है, इसीलिए ईस्ट विंग को जमींदोज किया गया है। बुलडोजर इसीलिए चलाया गया, व्हाइट हाउस के पूरे ईस्ट विंग को तोड़ दिया गया। तोड़फोड़ का ये काम पूरा हो चुका है। अब व्हाइट हाउस ने एक लिस्ट जारी की, बताया है कि इस नए बॉलरूम को बनाने में कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से बिजनेसमैन डोनेशन दे रखे हैं, और उस लिस्ट में बताया गया कि इसमें एप्पल, गूगल, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार प्लैनेट लैब्स पीबीसी ने पहले और अब की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, और इन तस्वीरों के अनुसार उस क्षेत्र में अब मलबे का एक भूरा धब्बा देखा जा सकता है, जिस पर पहले प्रतिष्ठित इमारत हुआ करती थी यानी कि व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग, लेकिन अब वो मलबे में तब्दील हो चुका है। 1 महीने से भी कम समय पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरें उस विंग को और स्पष्ट रूप में दर्शाती हैं, जिसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी का ऑफिस हुआ करता था। ट्रंप का जो लग्जरी महल है वो क्या है ये समझिए। दरअसल यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है जो बॉलरूम बनाया जाएगा बड़ा और शानदार हॉल है। यहाँ पर डांस पार्टियां और इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में मेहमानों के लिए खुली जगह होगी। खास समारोह हो या फिर विशेष कोई डिनर या लंच प्रोग्राम हो, यहाँ पर उनका आयोजन किया जाएगा। हार्डवुड और मार्बल से बना हुआ इसका फर्श लोगों को आकर्षित करेगा। बड़ी संख्या में मेहमानों के लिए खास बॉलरूम का ये पूरा आयोजन, पूरी व्यवस्था की जा रही है।
ट्रंप के अनुसार ये पिछले 150 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है और इस बॉलरूम में विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में मेहमान इकट्ठा हो सकेंगे। ईस्ट रूम को मेहमानों के वेलकम एरिया के रूप में बदला जाएगा, जहां पर मेहमान कॉकटेल स्नैक्स का आनंद लेंगे और उसके बाद में बॉलरूम में एंट्री करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को माना जा रहा है जनवरी 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है, यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप का संभावित दूसरा कार्यकाल का जब अंत होगा उसके पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। ट्रंप के बॉलरूम की खासियत भी समझिए। भव्य बॉलरूम की खासियत यह है कि इसका क्षेत्रफल 90,000 वर्ग फुट का है। क्षमता इसमें 650 लोगों की बताई जा रही है, जिसमें सोने के झूमर डिजाइन जो है वो खास लोगों को अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे गोल्डेड कॉलम, चेकर्स मार्बल फ्लोर, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दक्षिणी मैदान की तरफ खुलता हुआ अपने आप में यहाँ का नज़ारा बहुत खास होगा। बड़े समारोह, मीटिंग, दावत कार्यक्रम के लिए इसका एक तरह से उपयोग किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब ये जब बड़ी तस्वीर नजर आई, इसके खर्चे की बात हुई ऐसे समय में जब ऑलरेडी अमेरिका में इस दौरान शटडाउन चल रहा है, फेडरल कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईस्ट विंग को तोड़ने का निर्णय लिया जाना, तस्वीरें सामने आना, एक अलग विरोध और सियासत शुरू कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये एक्शन लिया गया तो बाकायदा चेल्सी क्लिंटन ने उस पर रिप्लाई किया, उस पर नाराजगी जताई और सवाल खड़े किए। लेकिन जैसे ही चेल्सी क्लिंटन ने यहां पर पोस्ट करना शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने चेल्सी पर करारा पलटवार कर दिया। उन्होंने 2001 का जिक्र करते हुए लिखा कि वह आपके माता पिता ने तो व्हाइट हाउस से फर्नीचर और चांदी के बर्तन तक चुराने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, ट्रंप जूनियर यहां पर ही नहीं रुके। ट्रंप जूनियर ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ट्वीट करते हुए लिखा कि मोनिका लेविंस्की कांड की भी याद दिलाई और बाकायदा लिखा, चलो इंटर्न के बारे में बात नहीं करते, इस मामले को छोड़ देते हैं। दरअसल ये वही मामला था जिसने बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति कार्यकाल को हिला कर रख दिया था। अब आइए विशाल बॉलरूम के लिए कौन कौन पैसा दे रहा है ये भी जरा जान लेते हैं, क्योंकि एक तरफ बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि एक तरफ जिस रूप में एक बड़ा शटडाउन नजर आता है, ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के पास में पैसे नहीं, तो ऐसे में एक विशाल जब बॉलरूम तैयार किया जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? दावा ये किया जा रहा है कि विशाल बॉलरूम के लिए ऑस्ट्रिया जो ग्रुप है इंक, वो उसकी तरफ से, माफ कीजिए अल्ट्रिया ग्रुप है, वो पैसा दे रहा है, कॉइनबॉक्स पैसा देगा, अमेजॉन की तरफ से यहाँ पर डोनेशन आ रहा है, कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन पैसा देगा, बूज एलन हैमिल्टन पैसा देगा, कैटरपिलर इंक पैसा देगा, हार्ड रॉक इंटरनेशनल, एचपी इंक, गूगल जैसी ये बड़ी कंपनियां हैं जो खासतौर से डोनेशन दे रही हैं इस विशाल बॉलरूम को बनाने के लिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी लॉकहीड मार्टिन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट, टी मोबाइल, यूनियन पैसिफिक रेल रोड और नेक्स्ट्रा एरा एनर्जी, प्लांटिनियर टेक्नोलॉजीज, रिपल, रेनॉल्ड्स अमेरिकन, टेथर अमेरिका, ये वो बड़ी कंपनीज हैं जो कि ये कहा जाए कि इस पूरे विशाल बॉलरूम को बनाने के लिए बड़ा डोनेशन दे रही है। दरअसल ये लिस्ट बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई और ये बताया जा रहा है कि जो तैयार किया जा रहा है एक विशाल भव्य बॉलरूम, उसमें ये तमाम कंपनीज पैसा दे रही हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि ये तमाम बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिसके माध्यम से, जिनकी मदद से ही ये एक बड़ा बॉलरूम बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल में पहले भी व्हाइट हाउस की सजावट में कई बड़े बदलाव किए, जैसे ओवल ऑफिस का नया डिजाइन, रोज गार्डन की रेनोवेशन, लिंकन बेडरूम के बाथरूम का मॉडर्नाइजेशन। लेकिन इस बार का प्रोजेक्ट इन सभी से कई ज्यादा भव्य और ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है तो 2029 तक व्हाइट हाउस दुनिया का सबसे खूबसूरत, आधुनिक और सुरक्षित बॉलरूम अपने भीतर समेट लेगा। व्हाइट हाउस में बॉलरूम बनेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप बनाम क्लिंटन की जंग एक बार फिर से सुर्खियों में जरूर आ चुकी है। यह विवाद ट्रंप और क्लिंटन परिवारों के बीच में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और व्यक्तिगत तनाव को उजागर करता है। चेल्सी की आलोचना, ट्रंप जूनियर का एक तरह से पलटवार करना इस विवाद को और बढ़ा देता है। इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति के परिवार के सदस्य अब सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की वारदात ने भारत में हड़कंप मचाकर रख दिया है। अमेरिका से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर एक युवक ने डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर गोली मारी, एक शख्स की हत्या कर दी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये वारदात है 17 अक्टूबर की शाम की, जहां पर अमेरिका के पोर्टलैंड वॉशिंगटन बॉर्डर के पास में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। परिवार के अनुसार गोली मारने वाला युवक रिटायर्ड फौजी है, हालांकि अभी उसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। ये वीडियो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टोर है, ये स्टोर के कस्टमर को अटेंड कर रहा है और उसी दौरान यहाँ पर एक व्यक्ति आता है और इस दौरान जैसे ही वो पर्सन आता है अंदर, तो युवक स्टोर में एंट्री करता है। उसके पीछे नीली टी शर्ट पहना हुआ एक और युवक आता है। देखिए यहाँ पर आपको पहले एक व्यक्ति नजर आ रहा है, उसके पीछे दूसरा एक व्यक्ति नजर आता है। उनके बीच में कोई बातचीत होती है और बातचीत इतनी सामान्य लगती है, किसी को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना नजर आएगी। ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति बाकायदा यहाँ पर काम कर रहे उस पर्सन पर गोलियां चलाता है और उसके बाद में खुद को गोली मारकर वो यहाँ पर, ये कहा जाए, पहले हत्या करता है और फिर आत्महत्या कर लेता है। और बाकायदा इसमें हम एक सिलसिलेवार देखेंगे। पहले एक महिला आती है, फिर उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति आता है, फिर तीसरा पर्सन आता है। जिस व्यक्ति का नाम, जिसको गोली मारी गई, उसका नाम है प्रदीप। प्रदीप जिस ग्राहक को अटेंड कर रहा होता है वो स्टोर के अंदर जाता है, जबकि यहाँ पर ऑरेंज कलर की शर्ट पहना हुआ व्यक्ति अपने साथी के साथ में रैक के पास में खड़ा होता है, कुछ बात करता है। करीब 3 मिनट के बाद में वो शख्स हाथ में पिस्टल लेकर आता है काउंटर की ओर और प्रदीप ड्रॉर उस समय बंद करके जैसे ही मुड़ता है तो व्यक्ति सीधे उसे गन पॉइंट पर लेता है और अगले ही पल वो प्रदीप के सर पर गोली दाग देता है। प्रदीप गिरता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पूरी तस्वीरें वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके तुरंत बाद आरोपी खुद को भी गोली मार लेता है। स्टोर में मौजूद वहां पे कई लोग सभी सख्ते में आ जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। उसके साथ में ब्लू टी शर्ट पहने वाले व्यक्ति को आप देखिए, वो सब कुछ अपनी आंखों से बस देखता रह जाता है। पास में खड़ा होकर वो ड्रिंक पीता है, फिर काउंटर पर ग्लास रखकर मोबाइल से किसी को कॉल करता है और कुछ सेकंड के बाद स्टोर का मालिक भी मौके पर पहुंचता है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। भारत के हरियाणा के प्रदीप की कहानी उन हजारों भारतीय युवाओं की कहानी है जो विदेशों में बेहतर भविष्य की तलाश में जाते हैं, लेकिन लौटते हैं एक त्रासदी की शक्ल में। एक सवाल जो अब लगातार गूंज रहा है, क्या भारतीय छात्र अमेरिका में सुरक्षित हैं? सरकार को इस सवाल का जवाब न केवल विदेशों में बल्कि यहां पर भारत में बैठे उन हजारों परिवारों को भी देना होगा जिनके बच्चे विदेशों में हैं और जो हर दिन एक कॉल का इंतजार करते हैं ये सुनने के लिए कि उनके बच्चे ठीक हैं या नहीं। प्रदीप की हत्या की खबर परिवार को अमेरिका में रहने वाले प्रदीप के दोस्तों से मिली। परिवार के अनुसार 17 अक्टूबर की रात प्रदीप के एक साथी ने फोन किया और बताया कि एक रिटायर्ड फौजी स्टोर में आया और अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। प्रदीप को गोली मारने के बाद में आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने यह भी कहा कि फायरिंग की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अमेरिकी पुलिस का ये कहना है कि शुरुआती जांच में विवाद की बात सामने अभी तक आई नहीं है, लेकिन मामले की जांच जारी है। परिवार के अनुसार प्रदीप 1.5 साल पहले डंकी रूट से ही अमेरिका गया था। उसे वहां तक पहुंचने में 8 महीने का वक्त लगा। वो पोर्टलैंड वॉशिंगटन बॉर्डर के पास में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी कर रहा था। कुछ दिन पहले ही परिवार से बात करके उसने बताया कि उसे स्थायी काम मिल चुका है और अब वो धीरे धीरे घर का 42 लाख रुपए का कर्ज भी जल्द ही चुका देगा। प्रदीप के पिता पहले ही उनका निधन हो चुका है और घर की पूरी जिम्मेदारी प्रदीप पर ही थी। पिछले कुछ हफ्तों में नॉर्थ कैरोलिना में भी एक हिंसा हुई, आपको याद होगी। कई वारदातें इस दौरान पिछले कुछ वक्त में सामने आई। 19 अक्टूबर को दरहम में एक हाउस पार्टी के दौरान एक किशोर की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। 10 अक्टूबर को फाइटिविल में एक नाइट क्लब के बाहर ड्राइव बाय शूटिंग में 4 लोग घायल हो गए और इसी महीने चार्लोट में एक हाई स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान गोलीबारी से दर्शकों में दहशत फैल गई। अमेरिका में लगातार शूट आउट होते रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि ये शूटआउट अमेरिकियों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। मैं आपको बताती हूं कि आखिर कब अभी हाल ही में बड़े शूटआउट हुए हैं अमेरिका में। 19 अक्टूबर 2025 में पीटर्सबर्ग में भारतीय मूल के एक होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला चर्चा में आया और 10 अक्टूबर को फाइटिविल में एक नाइट क्लब के बाहर ड्राइव बाय शूटिंग में 4 लोगों को टारगेट किया। 4 लोग इस दौरान घायल हो गए।
11 अक्टूबर को मिसिसिपी शहर में फुटबॉल मैच चल रहा था। फुटबॉल मैच के बाद में यहां पर भी एक शख्स पर फायरिंग कर दी गई। वहीं 4 लोगों की मौत 11 अक्टूबर को हुई है। आपको ये भी बताते चले, शेरिफ बर्निस विल्किंस ने इन घटनाओं पर गहरा दुख जताया है जो 11 अक्टूबर 2025 को एक तरह से सामने आई थी। 3 अक्टूबर को पीटर्सबर्ग में भारतीय मूल के होटल मैनेजर की गोली मारकर एक तरह से हत्या कर दी गई थी। अपने आप में बड़ी घटनाएं रही हैं। 51 साल के राकेश एहगाबन रोड पर चल रहे विवाद को रोकने के लिए गए थे 3 अक्टूबर 2025 की, और ये बड़ी घटनाएं हैं जो इसी साल पिछले 2 से 3 महीने के दरमियान हुई हैं। 10 सितंबर को अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की निर्ममता से हत्या करने का मामला सामने आया था, और 50 साल की चंद्रमौली नागमल्लैया की तो धारदार हथियारों से हत्या का मामला अभी लोगों के सामने अभी जहन में ताज़ा ही है। 10 सितंबर को क्यूबाई सहकर्मी योर्डानिस कोबोस मार्टिस ने चाकू मारकर इस हमले को एक तरह से अंजाम दिया था। फिर सर काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उसकी भी बड़ी तस्वीरें हमने हाल ही में कई घटनाओं में देखी थी। और आप इसको इस रूप में समझिए, पत्नी और पुत्र की मौजूदगी में कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर कैसे 10 सितंबर 2025 को एक बड़ी घटना को अंजाम भी लगातार दिया जाता रहा है। और ऐसी तमाम है, हत्या के बाद गर्दन को पहले लात मारी, फिर डस्टबिन में फेंका, और वो तस्वीर इतनी ज्यादा निर्मम थी कि लोग हतप्रभ थे, हैरान थे कि आखिर इस तरह से निर्मम हत्या किस रूप में की जा रही है। आपको बता दें, घटना डाउनटाउन सूट्स मोटेल में हुई थी, और ये जो मोटेल था वो भी दरअसल एक हिंदुस्तानी का ही था। हत्या के बाद में आरोपी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन अपने आप में ये तस्वीर बहुत बड़ी रही। अमेरिका में बंदूकधारी ने 8 लोगों को मौत के घाट उतारा था, और ये अप्रैल 2021 की रही घटना। इंडियन पोलिस हवाई अड्डे के पास में फेडेक्स केंद्र के बाहर रिकॉर्ड की गई थी, और ये वो बड़ी घटनाएं हैं जो लोगों को हैरान करती है। गोलीबारी में मारे गए लोगों में 4 सिख समुदाय के लोग भी बताए जाते हैं। वहीं अप्रैल 2021 में मृतकों में कंपनी के कर्मचारी भी शामिल थे, ये भी बताया जाता है। एरिजोना के मेसा में बलबीर सिंह सोडी की हत्या का मामला सामने आया था 15 सितंबर 2001 को। ये भी अपने आप में वो बड़ी घटना थी जिसने कई सवाल खड़े किए थे। सोडी जो कि गैस स्टेशन के मालिक थे, उनकी भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस घटना के बाद जो हत्या का आरोपी था उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक एक करके बड़ी घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। और हाल ही में हुई इस घटना में, जिसमें एक स्टोर में काम कर रहे प्रदीप, भारतीय मूल के इस नागरिक प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से करनाल के हतलाना गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रदीप के परिवार सदमे में है। उनके परिवार ने भारत सरकार से शव को जल्द ही भारत लाने और दोषियों को सजा दिलाने की भी अपील की है। इस पूरी घटना ने इंडियन कम्युनिटी में डर और चिंता पैदा कर दी है। बड़ा सवाल यही कि क्या विदेशों में पढ़ाई और नौकरी करने वाले भारतीय छात्र अभी भी सुरक्षित हैं? प्रदीप की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। विदेशों में सुरक्षा को लेकर भारत को अब गंभीर और ठोस कदम उठाने होंगे। जांच के नतीजों का सबको इंतजार जरूर है, लेकिन एक होनहार छात्र की जान जा चुकी है जो कभी वापस नहीं आएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप की सबसे फेमस स्लोगन और पॉलिसी अभियान है, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप की भले सबसे खास रही है, लेकिन सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल स्लोगन भी बन चुका है। इस नारे ने न सिर्फ अमेरिकी राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया, बल्कि एक ऐसी ब्रांड वैल्यू भी खड़ी कर दी जो आज अमेरिका के हर कोने में दिखाई देती है। कोई इसे देशभक्ति मानता है तो कोई इसे विभाजन की बड़ी रणनीति। साल 2016 की बात है, अमेरिकी राजनीति में एक ऐसा चेहरा उभरा जिसने पूरे सिस्टम को चुनौती दी थी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस अभियान ने रिपब्लिकन पार्टी को एक नया तेवर दिया। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव एजेंडे से हटकर यह नारा सीधे सीधे आम अमेरिकी भावनाओं को छूता हुआ नजर आया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का फॉर्मूला क्या है वो जरा समझिए। दरअसल अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति के तहत एक तरह से काम करता है, लेकिन टर्म ये कहा जाए इमिग्रेशन कंट्रोल, बॉर्डर वॉल, ट्रैवल बैन कर दिया गया। अपने आप में इसको टफ किया गया। इसके चलते चीन और ट्रेड वॉर पर आक्रामक रवैया लगातार अमेरिका की तरफ से देखा गया। रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता जरूर दी गई, लेकिन पेरिस क्लाइमेट डील से एक तरह से बाहर निकलना भी इसी का ही एक हिस्सा माना जाता है। अपने आप में ये भले एक नया फॉर्मूला दिया गया, लेकिन ये फॉर्मूला ये कहा जाए कि इस नारे ने अमेरिका की पूरी तरह से
एक मत नजर नहीं आया। एक और ट्रंप समर्थक इसे अमेरिकी पहचान का प्रतीक मानते हैं, दूसरी तरफ विरोधी इसे नस्लीय, विभाजनकारी और आउटडेटेड सोच का नाम देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि उनके पूरे अभियान की आत्मा बन चुका था। 2017 में द वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में ट्रंप ने यह भी कहा था कि इस नारे का मतलब है उनके लिए आखिर क्या है, नौकरियां, उद्योग, सेना की ताकत और बुजुर्गों की देखभाल। लेकिन डेमोक्रेटिक नेताओं की नजर में यह स्लोगन कुछ और ही कहानी कहता है। अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की अलग अलग राय इस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को लेकर है। अब भाई यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के तौर पे देखिए, आर्थिक विकास की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उसमें कहा जाता है सैन्य ताकत है। लेकिन रिपब्लिकन की बात आती है कि भाई यहाँ पर तो नस्ली विभाजन है, इसमें पिछड़ेपन की सोच साफ तौर से नजर आती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये जोर देते हैं कि भाई इसमें बुजुर्गों की देखभाल का, आर्थिक विकास का हित है। लेकिन अमेरिका का विपक्ष कहता है कि नस्ली विभाजन है, इसमें सामाजिक असमानता नजर आएगी, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में मौजूद हैं। आर्थिक विकास का बल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ये तो राष्ट्रवाद है ये नारा, लेकिन यहाँ पर विपक्ष कहता है कि ये पहचान की राजनीति का हिस्सा बन चुका है और इसमें बहुत ज्यादा कोई फायदा अमेरिका को नजर नहीं आएगा, बल्कि एक तरह से नफरत को और बढ़ाएगा। एक ही नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन दो अलग अलग अर्थ। ट्रंप समर्थकों के लिए गर्व की बात, जबकि उनके विरोधियों के लिए ये विभाजन का प्रतीक। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक नारा जिसने अमेरिकी राजनीति में नई लकीर खींच कर रख दी। रिपब्लिकन इसे अमेरिकी ताकत की वापसी मानते हैं, डेमोक्रेट्स इसे एक खतरनाक अतीत का संकेत कहते हैं। रिपब्लिकन के लिए ये गर्व, ताकत, परंपरा का प्रतीक, लेकिन डेमोक्रेट्स इसे एक ऐसा रास्ता मानते हैं जो प्रगति के बजाय अब अमेरिका को पीछे लेकर जाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक नारा जो किसी के लिए उम्मीद है तो किसी के लिए खतरा, लेकिन इतना तो तय है कि इसने अमेरिकी राजनीति में एक ऐसा दौर शुरू किया जिसकी गूंज आने वाले समय में और व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगी। अब वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं, चिंताजनक हैं। सरकारी कर्मचारियों से लेकर सेना तक कई विभागों की सैलरी पर भी असर पड़ा है। लेकिन इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट, एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई यूएस से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कथित सीक्रेट फ्रेंड ने अमेरिकी सेना की मदद के लिए 1100 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया। अमेरिका में बजट ना पास होने की वजह से शटडाउन जारी है। कई विभागों के पास में ऑपरेटिंग फंड खत्म हो चुका है और इसी बीच अमेरिकी मीडिया में चर्चा है कि ट्रंप के एक गुप्त कारोबारी दोस्त ने निजी फंड से यूएस आर्मी को आर्थिक मदद दी है। अगर ये सच है तो एक अभूतपूर्व कदम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि किसी निजी व्यक्ति द्वारा सेना को फंड देना सीधे नैतिक और कानूनी सवाल खड़े करता है। खबरों के अनुसार इस सीक्रेट फ्रेंड ने करीब 1100 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $130 मिलियन अमेरिकी सेना के वेतन खाते में ट्रांसफर कर दिए। अब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस डोनेशन की बात इसे एक तरह से बताया और दानदाता को देशभक्त तक कहा है। उन्होंने दानदाता का नाम तो नहीं लिया क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है। अब अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन को 25 दिन हो चुके हैं। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठनी हुई है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाई जाए, लेकिन रिपब्लिकन्स को डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ी तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित हो जाएंगे। अब पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा है कि ये पैसा सैनिकों के वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर सैनिकों का वेतन रोकने का इल्जाम भी लगाया। हालांकि ये $130 बिलियन सैनिकों के वेतन के लिए जरूर नजर आता है, अरबों रुपए की तुलना में बहुत कम है। लेकिन पिछले हफ्ते ट्रंप सरकार ने $6.5 अरब का इंतजाम करके सैनिकों को एक तरह से तनख्वाह दी थी। सरकारी फंडिंग रुकने पर अगर निजी लोग सेना की सैलरी दे रखे हैं तो ये सरकार की एक तरह से नाकामी को ही दर्शाता है। अब यूएस में शटडाउन से बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और हर बार जब शटडाउन लगा तो एक बड़ा नुकसान यूएस को झेलना पड़ा। 2018-19 के दरमियान 35 दिनों का शटडाउन यूएस ने फेस किया। बजट और खर्चे पर कांग्रेस में उस समय सहमति नहीं थी। जीडीपी को $11 अरब का नुकसान हुआ, $3 अरब स्थायी नुकसान हुआ और जीडीपी का लगभग 0.02% ये था।
3,75,000 कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए थे। लगभग 4.25 लाख कर्मचारी बगैर सैलरी के काम कर रहे थे। अब इसके अलावा 2013 की बात करूं तो 2013 में भी कुछ इसी तरह का शटडाउन यूएस ने फेस किया और ये शटडाउन था 16 दिनों का शटडाउन हुआ। ओबामा केयर को लेकर ही मतभेद था, लेकिन लगभग 24 अरब डॉलर का नुकसान इस दौरान यूएस गवर्नमेंट ने फेस किया। जीडीपी ग्रोथ में कम से कम 0.6% की गिरावट आई। वहीं 1995 और 96 के दरमियान भी ऐसा ही एक शटडाउन लोगों ने यहां पर फेस किया और यह शटडाउन था 21 दिनों का। क्लिंटन प्रशासन रिपब्लिकन पार्टी के बीच में बजट पर विवाद, लगभग 1.4 अरब डॉलर का नुकसान इस दौरान देखा गया। ट्रंप सरकार मुश्किल में है क्योंकि अमेरिका में शटडाउन अब 25वें दिन भी जारी है। सरकारी कामकाज ठप है, फेडरल कर्मचारी बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं, खाने के पैकेट के लिए कतारों में लगे हैं, जबकि जो संकट है सुलझने के अभी कोई आसार नजर नहीं आते। डोनाल्ड ट्रंप तो इस समय मलेशिया में है और उसके बाद में भी विदेशी यात्रा पर है। शटडाउन ने यूएस को कितना नुकसान पहुंचाया वो भी जानिए। अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो शटडाउन 25वें दिन में जा पहुंचा है। सरकारी कर्मचारियों पर इसका बुरा असर पड़ता है। लाखों फेडरल कर्मचारियों की सैलरी तक रुकी हुई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर संकट गहराया हुआ है। माना जा रहा है कि जीडीपी में हर हफ्ते 7 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान है। जीडीपी 0.2% कम हो सकती है। अमेरिका को हर दिन लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर घंटे 369 करोड़ 86,50,000 का नुकसान हो रहा है हर घंटे। 8 लाख कर्मचारी तो छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। 7.5 लाख कर्मचारी बगैर सैलरी पर रहने को मजबूर हैं। कई डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके हैं। कई सार्वजनिक सेवाओं में रुकावटें भी आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि बाजार पर भी एक बड़ा असर है। निवेशक में अनिश्चितता और शेयर मार्केट में जमकर दबाव नजर आता है। अब फिलहाल अमेरिकी सरकार शटडाउन खत्म करने के समझौते की कोशिश में, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन यह खबर है कि किसी निजी शख्स ने सेना को फंड किया राजनीतिक हलकों में नए विवाद को जन्म दे चुकी है। रिपब्लिकन को अब डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी के जो सरकारी कामकाज हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होंगे। अब यूएस में शटडाउन एविएशन सिस्टम पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अब शटडाउन है तो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यात्रियों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और इतना ही नहीं बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में स्टाफ की भारी कमी दर्ज की जा रही है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग में लगातार लंबी कतारें देखी जा रही हैं। FAA 11,000 कर्मचारियों की पहले ही छुट्टी करने का मन बना चुका है, ऐसा भी बड़ा दावा किया जा रहा है। वहीं फ्लाइट अवेयर के अनुसार 8,000 से अधिक उड़ानें देरी से हुई, 150 उड़ानें रद्द हो गई और इस महीने की शुरुआत में एक सप्ताह में 23,000 उड़ानों की देरी में से आधे से अधिक देरी का कारण जो है वो कर्मचारियों की कमी था। यानी शटडाउन का सबसे बुरा असर जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर ही पड़ा है और इन्हें जरूरी कर्मचारी माना जाता है और इसीलिए 1 अक्टूबर को शटडाउन शुरू होने के बावजूद उन्हें लगातार काम करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिलता। अब ऐसे में कई एयरपोर्ट्स पर तो स्टाफ की भारी कमी दर्ज की गई, जिसका असर उड़ानों में देरी, सुरक्षा को लेकर चिंता एक तरह से बढ़ गई है। वेतन रोकने के कारण हजारों कंट्रोलर अपनी बुनियादी जरूरतें पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कई कंट्रोलर अपनी रेगुलर शिफ्ट खत्म करने के बाद में दूसरी नौकरी करने को मजबूर हैं। वो गुजारा करने के लिए ऊबर कैब तक चला रहे हैं, खाना डिलीवर तक कर रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट तक में काम करने को मजबूर हैं। लेकिन अमेरिका का ये जो शटडाउन है, ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका और अमेरिका वासियों को इस शटडाउन की आदत हो चुकी है और इसीलिए ये शटडाउन नया नहीं है। लेकिन इस बार के जो हालात हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आते हैं। अमेरिका में पहले कई बार शटडाउन लग चुका है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन हर बार डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में बातचीत करके रास्ता निकल जाता है। हालांकि इस बार दोनों दलों के बीच में अब ईगो की लड़ाई छिड़ चुकी है। अभी अमेरिका पर कुल लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी से काफी ज्यादा अधिक है। हर 5 महीने में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की दर से एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका पर किस साल कितना कर्ज लगा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2001 में
479 लाख करोड़ का एक तरह से बड़ा कर्ज 2001 में अमेरिका ने लिया। इसके बाद में 2008 की अगर बात करें तो 826 लाख करोड़ 826 लाख करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। 2017 में 1610 लाख करोड़ का कर्ज हुआ। हर साल जैसे बढ़ते चले गए ये कर्ज की राशि और बढ़ती चली गई। 2020 आते आते 2224 लाख करोड़ का जो बड़ा कर्ज है वो अमेरिका पर था। 2024 में 3061 लाख करोड़ का कर्ज अमेरिका का है। अमेरिका ने इतना कर्ज लिया है। कोरोना और महंगाई की वजह से अमेरिकी सरकार पर कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महामारी के दौरान जहां पर अमेरिका ने बड़े पैमाने पर राहत पैकेज, हेल्थ केयर खर्च किए, तो वहीं बढ़ती ब्याज दरों और टैक्स कटौती जैसी नीतियों ने घाटा और कर्ज दोनों को ही एक तरह से बढ़ा दिया। राजनीतिक जिद अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है और अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो इसका असर वैश्विक बाजारों तक पहुंच सकता है। यानी कि अमेरिका की राजनीति में ये शटडाउन सिर्फ प्रशासनिक ठहराव नहीं बल्कि एक तरह से सत्ता संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। तो अब अपने आप में ये बहुत खास हो जाता है। और वर्ल्ड नाउ में आइए अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल जान लीजिए। आज का सवाल है, बैकॉल झील किस देश में है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए। टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं राजकुमार, जो कि दिल्ली के बुराड़ी इलाके के रहने वाले हैं। राजकुमार जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।